संस्कृति सभ्यता को अभिव्यक्त करती है। ये दो संस्कार संस्कृति को प्रकट करता है और संस्कृति सभ्यता को प्रकट करती है। तो हम लोगों ने जो पिछला जो ये संस्कारों को पढ़ा था ना, तो ये जितने भी संस्कार थे, अपना जन्म संस्कार, गर्भ संस्कार, नाम संस्कार आदि, ये संस्कृति का रूप हैं। और संस्कार की दो स्थितियां, एक स्थिति है जो हमारे अंदर, एक व्यक्ति के अंदर स्वीकृति रहती है, वो संस्कार के रूप में है, और वही जब अभिव्यक्त होती है तो उसको संस्कृति कह रहे हैं। जब वो मानव परंपरा में अभिव्यक्त होती है तब उसको संस्कृति कह रहे हैं। और ये जितने भी संस्कार हैं, इन संस्कार का प्रयोजन भी हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जिसका मूल प्रयोजन था स्मरण दिलाना, है ना। इसमें पिछले 30 में था, उसमें लिखा था कि जो वातावरणस्थ जो क्रियाएं घटनाएं हैं उससे संकेत ग्रहण प्रसारण क्षमता जो है बढ़ती है ना, उसी से मानव में। तो ये जितने भी संस्कार हैं, इनका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन के साथ यहाँ पर पिछले अध्याय में स्पष्ट किया गया था, है ना, 31 में। ये संस्कार क्यों मनाना है, इसका पर्पस क्या है, वो किस तरीके से इन संस्कारों को अपने जीवन में लाना है, इससे। तो यहाँ पे कहा गया संस्कार ही संस्कृति को प्रकट करता है और संस्कृति ही सभ्यता को व्यक्त करती है। तो जब हम सभ्यता की बात करते हैं तब उसका मतलब होता है कि हम जिम्मेदारी का वहन करते हैं, जब हम कर्तव्य दायित्व को का निर्वाह करते हैं, या हम संबंधों में न्यायपूर्ण संबंध का निर्वाह करते हैं, तब वो सभ्यता हो जाती है। उससे पहले जो समझ के रूप में रहती है वो संस्कृति है। संस्कृति ही सभ्यता को अभिव्यक्त करती है। आहार विहार एवं व्यवहार के रूप में सभ्यता स्पष्ट होती है। इसके वरीय क्रम में व्यवहार, फिर विहार और फिर आहार। तो सबसे ज्यादा जो वरीयता है उसमें भी, तो उसमें व्यवहार को सबसे ज्यादा वरीयता है, फिर विहार को है, फिर आहार को। व्यवहार में एकात्मकता की प्रतीक्षा है। तो व्यवहार में एकात्मकता की प्रतीक्षा यानी किसमें एकात्मकता की, जैसे परिवार में एकता का होना, परिवारों की परस्परता में एकता का होना, है ना। तो जिसको हम लोग परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र कह रहे हैं, उसमें एकात्मकता की प्रतीक्षा है। यही न्याय की याचना अथवा प्रत्याशा है। परस्पर व्यवहार में ही न्यायग्राही प्रदायी वांछा सफल होती है। तो जब हम परस्पर व्यवहार करते हैं तभी हम न्याय का ग्रहण करते हैं, और न्याय प्रदायी, दूसरे को न्याय प्रदायी, उसमें जो वांछा है मानव में, न्यायग्राही और न्याय प्रदायी वांछा, वो सफल होती है परस्पर व्यवहार में। इसकी सफलता ही परस्पर विरोध द्रोह है। इसकी विफलता ही परस्पर विरोध विद्रोह है। द्रोह का विद्रोह होता है। अज्ञान, आशा एवं अभाव ही मनुष्य के अपराध का मूल कारण है। अभाव को भाव में, अत्याशा को मानो, थोड़ा रिमोट उठाना, इसी अज्ञान, अत्याशा एवं अभाव ही मनुष्य के अपराध का मूल कारण है। अभाव को भाव में, अत्याशा को सामान्य और महत्वाकांक्षा में परिवर्तित कर देना ही सामाजिक व्यवस्था है। व्यवस्था का विरोध नहीं है, अव्यवस्था ही
द्रोह है। व्यवस्था मानव जीवन का एक भाग है। व्यवहार व्यवस्था को, व्यवहार आचरण और संस्कृति को, और आहार स्वास्थ्य को प्रकट करता है। तो ऊपर जो बात आई थी कि जो सभ्यता है वो आहार विहार और व्यवहार के रूप में होती है, तो यहीं पर उसको और व्याख्या की है कि व्यवहार व्यवस्था को और विहार जो है वो आचरण और संस्कृति को एवं आहार स्वास्थ्य को प्रकट करता है। व्यवहार में अनन्यता का प्रस्फुटित होना ही न्यायपूर्ण व्यवहार की चरितार्थता है। तो व्यवहार में जैसे जैसे अनन्यता बनती है, जैसे परिवार संबंधों में, परिवारों की परस्परता में, है ना, समाज में, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के साथ संबंधों में जो अनन्यता बनती जाती है, उसी को कह रहे हैं कि वो न्यायपूर्ण व्यवहार की चरितार्थता है। अनन्यता में अन्याय का होना संभव नहीं है। तो जैसे जब हमको अपनापन आ जाता है, अनन्यता हो जाती है या अविभाज्यता हो जाती है, एकत्व हो जाता है, उस स्थिति में हम अन्याय नहीं कर सकते, है ना। इसलिए लिखा है कि अन्याय का होना संभव नहीं है। अन्यत्व में ही अपराध का होना पाया जाता है। जब हम अपने से भिन्न किसी को मानते हैं, अन्य मानते हैं ना, वो दूसरा है, तभी अपराध का होना पाया जाता है। अनन्यता ही जीवन में चरितार्थता है और यही अखंड सामाजिकता को सिद्ध करती है। अन्यता सामाजिकता व समाज निर्माण में समर्थ नहीं है। अन्यथा व्यक्ति, परिवार एवं वर्गीयता से मुक्त नहीं है, क्योंकि वर्गीयता में भी हम लोग दूसरे वर्ग को अन्य मानते हैं ना। परिवार, केवल अगर परिवार तक चेतना का विकास है तो हम मेरा परिवार और दूसरे का अन्य परिवार ऐसा मानते हैं। व्यक्ति के रूप में भी ऐसे ही रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अन्यता का भाव है वो अभाव कहना चाहिए उसको। अन्यता जो है व्यक्ति, परिवार और वर्गीयता से मुक्त नहीं है। ये संघर्ष एवं युद्ध से भी मुक्त नहीं है। मनुष्य में अनन्यता की प्रचुरता जन्म से ही पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उसके नाम से अनन्यता, तादात्म्य एवं तद्रूपता को पाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य का जो नाम रख देते हैं ना, वो नाम के साथ ही उसमें अनन्यता, तादात्म्यता और तद्रूपता को पाया जाता है। और इसी क्रम में माता पिता, परिवार, बंधु बांधव, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में अनन्यता को स्थापित करने की संभावना है। तो जैसे जो संतान होती हैं वो माता पिता के साथ अनन्यता को, तादात्म्यता को, तद्रूपता को, है ना, पहचान लेती हैं या तद्रूप हो जाती हैं, उनके साथ तादात्म्य हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग माता पिता, पुत्र पुत्री संबंध में पहचानते हैं। इसी तरीके से परिवार से भी हो जाती है और अपने बंधु बांधवों से, मित्रों से भी हो जाती है। और यही समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में अनन्यता को स्थापित करने की संभावना है, क्योंकि स्थापित मूल्य सर्वत्र समान है। संबंध विहीन मनुष्य नहीं है। एक मनुष्य संपूर्ण मनुष्य से संबद्ध है ही। शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य भी सर्वत्र समान है। यह सर्वदेशीय, सर्वकालीय मूल्यवत्ता ही अनन्यता का आधार है। स्थापित मूल्य ही मानव मूल्य का आधार है, क्योंकि मानव जीवन की प्रामाणिकता अनुभव में से के लिए है। अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए है। स्थापित मूल्य का अनुभव, शिष्ट मूल्य ही आचरण एवं व्यवहार और वस्तु मूल्य ही समृद्धि है। स्थापित मूल्य ही अनुभव, शिष्ट मूल्य ही आचरण एवं व्यवहार और वस्तु मूल्य ही समृद्धि है। यह सर्वत्र समान है। यह सत्यता अनन्यता की संभावना को स्पष्ट करती है। फिर व्यवहार की बात आ गई, अब आगे व्यवहार की बात है। व्यवहार ही आचरण के रूप में प्रत्यक्ष है। श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया व्यवहार है। आशा आकांक्षा एवं आवश्यकता, आशा आकांक्षा एवं आवश्यकता या अनिवार्यता पूर्वक ही
अनिवार्यता पूर्वक की गई चरितार्थता ही आचरण है, जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है। ऐतिहासिक अर्थवत्ता नियति क्रमानुसंगीय निष्पन्न होती है। आशा, आकांक्षा, आवश्यकता और अनिवार्यता पूर्वक की गई चरितार्थता ही आचरण है, जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ होती है। ऐतिहासिक अर्थवत्ता नियति क्रमानुसंगीय निष्पन्न होती है। प्रकृति का विकास क्रम ही नियति क्रम है। प्रत्येक मनुष्य की रुचियां आचरण में अभिव्यक्त होती हैं। रुचियां संवेगानुरूपीय रुचियां संवेगानुरूपीय संवेग मूलक प्रवृत्ति के रूप में है। मूल प्रवृत्तियां संस्कार मूलक प्रक्रिया के रूप में द्रष्टव्य हैं। संस्कारानुबंध आचरण विशेषतः स्वयं की तृप्ति के लिए प्रयोजित होता है, जबकि व्यवहार प्रधानतः परितृप्ति के संदर्भ में भी संपन्न होता है। स्वयं में तृप्ति मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के पालन से सुलभ होती है। अमानवीयता की सीमा में वह सुलभ नहीं है। अमानवीयता पूर्ण मूल प्रवृत्तियां भय से मुक्त नहीं है। भय स्वयं में तृप्ति का साधन नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीयतापूर्ण पद्धति से किया गया विचार ही विश्राम के लिए एकमात्र शरण है। मानवीयता सहज आचरण पूर्वक भय का अभाव होता है, समाधान एवं समृद्धि का भाव होना पाया जाता है। फिर तीसरा बिंदु है आहार। आहार शरीर पोषण की सीमा में चरितार्थ होता है। शरीर विहार, व्यवहार एवं उत्पादन का साधन है। अमानवीयता की सीमा में आहार की महत्वपूर्ण आकांक्षा के रूप में ज्ञातव्य है। अमानवीयता की सीमा में आहार ही महत्वपूर्ण आकांक्षा के रूप में ज्ञातव्य है। मानवीयता में व्यवहार एवं अमानवीयता की सीमा में आचरण ही सर्वोच्च उपलब्धि है। आहार, विहार एवं व्यवहार की एकात्मकता ही जीवन में तृप्ति है। इनमें अंतर्विरोध ही अतृप्ति है। अतृप्ति शिक्षा का विषय नहीं है। तृप्ति ही शिक्षा के लिए विषय वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी अंश में शिक्षक एवं शिक्षार्थी है, जो प्रत्यक्ष है। इस पद्धति से यह निष्कर्ष मिलता है कि मानवीयतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार निर्वाह करने योग्य अथवा सहायक रूप में ही आहार का सेवन सर्वोचित है या रहेगा। तो इस अध्याय में हम लोगों ने ये देखा कि संस्कार ही संस्कृति को प्रकट करता है। संस्कृति ही सभ्यता को अभिव्यक्त करती है, और यही आहार, विहार और व्यवहार के रूप में स्पष्ट है। इसमें जो वरीय है वो व्यवहार है, उसके बाद विहार है, फिर आहार है। इन तीनों की एकात्मकता की मानव में प्रतीक्षा है। फिर ये कहा कि परस्पर व्यवहार में ही न्याय प्रदायी और न्यायग्राही जो वांछा सफल होती है। इसकी विफलता जो है वो परस्परता में विरोध और विद्रोह को पैदा करती है, और अज्ञान, अत्याशा और अभाव ही मनुष्य के अपराध का मूल कारण है। अभाव को भाव में, प्रत्याशा को सामान्य आकांक्षा में परिवर्तित कर देना ही सामाजिक व्यवस्था है। व्यवस्था का विरोध नहीं है, अव्यवस्था ही द्रोह है। व्यवस्था मानव जीवन का एक भाग है। फिर लिखा है कि व्यवहार व्यवस्था को, विहार जो है आचरण एवं संस्कृति को, आहार सभ्यता को प्रकट करता है। व्यवहार में अनन्यता का प्रस्फुटित होना ही न्यायपूर्ण व्यवहार की चरितार्थता है। अन्याय में अनन्यता में अन्याय का होना संभव नहीं है। अन्यता में अपराध का होना पाया जाता है। अनन्यता ही जीवन चरितार्थता है। यही अखंड सामाजिकता को सिद्ध करती है। अन्यता सामाजिकता या समाज का निर्माण करने में सफल नहीं है। अन्यथा व्यक्ति, परिवार और वर्गीयता से मुक्त नहीं है। ये संघर्ष एवं युद्ध से भी मुक्त नहीं है।
मनुष्य में अनन्यता की प्रचुरता जन्म से ही पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उस उनके नाम से अनन्यता, तादात्म्यता एवं तद्रूपता को पाता है। इसी क्रम में माता पिता, परिवार, बंधु बांधव, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र से अनन्यता, तादात्म्यता और तद्रूपता को स्थापित करने की संभावना है, क्योंकि स्थापित भैया मूल्य इसमें उनके सर्वत्र नाम से, है। इसमें मानव उनके नाम से अनन्यता तादात्म्य एवं तद्रूपता को पाता है। क्या लिखा है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए ना। ये मानव में अनन्यता की प्रचुरता जन्म से ही पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक मानव हाँ, उनके नाम से अनन्यता, ये उनके नाम से। जैसे आपका नाम है ना, जैसे जी जैसे आपका नाम है ना, जी तो मैं आपको बोलूं संदीप, तो आप सुनते हैं ना। जी, तो उसमें तो तादात्म्यता ये है ये। उससे, क्योंकि आपकी अनन्यता हो गई, नाम के साथ तादात्म्य हो गई है ना, तद्रूप हो गए। कोई पूछेगा आप कौन है, तो आप यही कहते हो मैं संदीप प्रकाश में, है ना। जी, तो ये ऐसे बिल्कुल ही सही। माता पिता के साथ हो जाती है, ऐसी परिवार के साथ हो जाती है। तो आप किस परिवार से हैं, तो आप बताएंगे हम इस परिवार से हैं। आप किस देश से हैं, किस समाज से हैं, ऐसा। उसी को वो कह रहे हैं कि अनन्यता स्थापित करने की संभावना है, क्योंकि वो रहती ही है जन्म से। ठीक है। ये कहीं ना कहीं वर्गीयता भी वैसे ही होती है, लेकिन वो आरोपित होती है ना, इसलिए वर्गीयता में तृप्ति नहीं होती। फिर इसके बाद ये लिखा है कि क्योंकि स्थापित मूल्य सर्वत्र समान है, संबंध विहीन कोई मनुष्य होता नहीं है। एक मनुष्य संपूर्ण मनुष्य से संबद्ध है ही। शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य भी सर्वत्र समान है। सर्वदेशीय सर्वकालीन मूल्यवत्ता ही अनन्यता का आधार है। स्थापित मूल्य ही मानव जीवन का आधार है, क्योंकि मानव जीवन की प्रामाणिकता अनुभव में से के लिए है। फिर लिखा, अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए है। स्थापित मूल्यों का अनुभव होता है। शिष्ट मूल्य ही आचरण एवं व्यवहार में है, और वस्तु मूल्य समृद्धि है। यह सर्वत्र समान है। यह सत्यता अनन्यता की संभावना को स्पष्ट करती है। तो ये एक बात व्यवहार से संबंधित जो है स्पष्ट हो गई। और व्यवहार में हमको क्या प्राप्त करना है, अचीव क्या करना है, तो अनन्यता, तादात्म्यता और तद्रूपता। और वो किससे करना है, तो ये क्रम से माता पिता, परिवार, बंधु बांधवों, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र से, है ना, इस तरीके। फिर दूसरी बात है व्यवहार। व्यवहार ही आचरण के रूप में प्रत्यक्ष है। तो व्यवहार क्या चीज है, तो वो कह रहे हैं कि श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया जो है व्यवहार है, ये जिसमें कैसे श्रम भैया, का हरण होता है ना। जैसे है उदाहरण से बताएं तो, मतलब कैसे श्रम में जो है विश्राम है और उसको विहार, एक उदाहरण से यदि समझा। उदाहरण। तो जैसे हम जब हम क्या हो, जैसे हम कोई उत्सव मनाते हैं, है ना, वो भी बिहार के अंतर्गत आएगा। तो उत्सव मनाने से भी श्रम का हरण होता है। या हम बिहार अर्थात आचरण लिखा ना साथ में ऊपर। सब ऊपर जो आया ना, ऊपर बिहार अर्थात आचरण संस्कृति को, आचरण। और एवं हाँ, आहार स्वास्थ्य को प्रकट करता है। आचरण संस्कृति के साथ संबंधित है वो हरनार्थ। इसीलिए तो मैंने वो बोला ना, हम उत्सव मनाते हैं। जोड़ दो भैया थोड़ा। हाँ हाँ, जो बताइए। आगे लिखा है रुचिया संवेगानुरूपीय, संवेग मूल प्रवृत्ति के रूप में, मूल प्रवृत्तियां संस्कार मूलक प्रक्रिया के रूप में द्रष्टव्य है। तो मूल प्रवृत्ति यानी अगर हम बौद्धिक नियम भी ले ले, तो उसके हिसाब से फिर जो आचरण होता है, यानी कि वो विश्राम की स्थिति रहती है।
तो श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया हो जाती है। हाँ, समाधान ये तीनों स्तर पे होता है, और मतलब एक विचार फिर के हाँ, स्तर पे और फिर ये और एक व्यवहार के स्तर पे और हाँ तीसरा जो है जिसको हम लोग व्यवसाय कह रहे हैं, कार्य के स्तर हाँ पे, भैया। तीनों स्तर पे विहार होता है ना। और ये जो तो रुचिया, आपने सही कहा। हाँ ये रुचिया जो लिखा है ना, हाँ। रुचिया संवेगानुरूपीय, तो मुझे ऐसा लगता है कि रुचिया यानी कि जो पांचों आयाम में है, शिक्षा संस्कार से लेकर सब, तो हम्म। कोई भी मानव क्या काम करेगा, वो अपनी रुचि के हिसाब से काम करेगा। कोई शिक्षा में जुड़ेगा, कोई उत्पादन में जुड़ेगा, जी जी। तो वो उसका आचरण होगा, वो अपनी रुचि के हिसाब से होगा। हम्म। तो इस तरह से जुड़ता है, ऐसा लगता है। जी, जैसे कहते हैं नहीं पहले नहीं, ठीक। बिना दर्शन के कि मन लगता है तो थकान नहीं होती है, तो वैसे ही है ऐसे हम्म। ठीक। रुचियों के हिसाब से ठीक काम बोल रहा हूँ। विहार करना। हाँ, सही कहा, ऐसे ही है। अनदर डाउट भैया, हाँ। अनन्यता में अन्याय का होना संभव नहीं है। Actually, sometimes we face so many number of difficulties to make others happy. जी। To make others happy, we will be ready to face any type of difficulties. वो sometimes होता है। माँ तो बच्चों के लिए पालन करने में भी वो अपने के कम करके दूसरों को ज्यादा देती है। हाँ हाँ। यहाँ तो अनन्यता में अन्याय का होना संभव नहीं है। हाँ, मतलब माँ बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अन्याय नहीं कर सकती, वो अपने के अन्याय करती है ना, अपने नहीं, का अपने पे पोषण भी के अन्याय बारे नहीं में। करती, ऐसा करके माँ सुखी होती। यदि वो ऐसा नहीं कर पाती है ना, बच्चे को नहीं खिला पाती, तो दुख होता है उसको। बच्चे को खिला पाती है इसमें दुख ज्यादा होगा कि बच्चे को नहीं खिला पाती इसमें ज्यादा? बच्चे को खिलाने से न्याय होता है, खुशी होती है। और खुद को अच्छी तरह ना खाने से वो अन्याय होता हाँ। है। वो हाँ, बॉडी तो को जो मतलब जो अपना समाधान समृद्धि संपन्न परिवार है ना, जिस परिवार में आपस में संबंधों में अनन्यता रहती है, उसमें खाने पीने कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं होती है ना। तो कमी तो अज्ञान वश होती है, लड़ाई झगड़े बस होती है, संबंध नहीं होने के कारण से परिवारों में कमी होती है। अज्ञान वश भी होती है ना, अपराध वश भी होती है। तो यदि यदि किसी परिवार में समाधान समृद्धि है, उस स्थिति में तो अनन्यता सुखी देगी ना, क्योंकि वो मूल्य निर्वाह है। मूल्य निर्वाह में दोनों सुखी होते हैं। बच्चा भी माँ से ममता को पाके सुख होता है, माँ भी ममता करने से सुखी होती है। ऐसा जो माँ ममता नहीं कर पाती अपने बच्चों के साथ में, या उसका वात्सल्य नहीं कर पाती है, तो उसमें दुखी होता है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान जो है वो स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपना असफलता लगता है कि हम बच्चों को नहीं सिखा पाए, नहीं समझा पाए, नहीं बना पाए, है ना, आदि आदि। तो यदि वो उनको, जिसको कहते हैं स्वावलंबी नहीं बना पाते हैं ना माता पिता, यानी जिसको उत्पादन में स्वावलंबन कह रहे हैं, वो नहीं आता है, तो भी माता पिता को असफलता लगती है कि हमने बच्चा पैदा तो कर दिया लेकिन हम उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं करा पाए ना। उसको नौकरी नहीं मिले, व्यवसाय नहीं मिले, है ना, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाए, तो उसके समाज गति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए संबंध निर्वाह पूर्वक की जो है सुख की निरंतरता होती है।
और अनन्यता जो है, अनन्यता में स्वाभाविक रूप से संबंध निर्वाह होता है। वो सेंटेंस तो अच्छा लगा, अनन्यता ही जीवन में चरितार्थ है, वो सेंटेंस हाँ तो अच्छा लगा। ये सेंटेंस तो थोड़ा भैया मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए। हाँ, अगर आपका पूरा हो गया है तो आपका भैया, हाँ भैया, हाँ। भैया आपकी बात अगर पूरी हो गई है तो मैं कुछ कहूँ? नहीं नहीं बोलिए ना। हाँ जी। उसमें मेरी पूरी हुई है और उसकी बात नहीं, आप तो ऐसा नहीं बोलिए। है, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अगर आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं बताऊं, और मैंने पूरा तो हो गया बोल ही तो मैं दिया था आपसे, बोलिए। ठीक है, हाँ ठीक बोलिए, है। रखिए तो अपनी बात। हाँ। पद्मा जी, बोलिए ना। मेरा ऐसा सोचना है कि ना समझे की स्थिति में असंतुलन हो जाता है ना। असंतुलन मतलब समझो कि है ना, खुद के साथ अन्याय और दूसरों के साथ न्याय। दूसरों के साथ न्याय करने में खुद के साथ अन्याय होने की स्थिति आ जाती है नासमझी की स्थिति में, है ना। केवल संवेदनशीलता के धरातल पर, केवल संवेदनशीलता के दायरे में अगर हम जो है न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं तो उसमें ये होने की संभावना है कि हम जो है खुद के साथ अन्याय करके औरों के साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं। लेकिन संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनशीलता नियंत्रित होती है, उस समय जो है किसी को अन्याय नहीं होता, असंतुलन की स्थिति नहीं रहती, है ना। व्यवहार का जो निर्वाह है वो संतुलन पूर्वक होता है, मतलब किसी को अन्याय नहीं होता। ओके ओके, बैलेंस स्टेट इज नीडेड। हाँ, अगर केवल संवेदनशीलता के दायरे में हम जो है किसी को अन्याय करना चाहते हैं ना, तो उस समय जो है असंतुलन होने की संभावना होती है। उसमें कभी हमको अन्याय हो सकता है, कभी जो है सामने वाले को अन्याय हो सकता है। संवेदनशीलता के प्रकाश में अगर हम जो है न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहे तो उसमें असंतुलन नहीं होगा। मतलब जो आप कह रही हो ना कि अनन्यता की स्थिति में जो है कभी खुद के साथ अन्याय और औरों के साथ न्याय हो जाता है, ऐसा आप sometimes it may happen, I think। तो वो संवेदनशीलता है ना, केवल संवेदनशीलता के दायरे में हम अगर कर रहे हैं तो ये होने की संभावना है ना। अगर संज्ञानशीलता के प्रकाश में अगर करेंगे तो नहीं होगा। ओके भैया, ओके, धन्यवाद। we'll try to understand। ठीक है भैया। हाँ जी, इतना कह। और बताइए, व्यवहार को समझाइए थोड़ा भैया। ये खुद के साथ अन्याय मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा। ये एक एग्जांपल बताऊं? हाँ दीदी बताइए। बताइए योगेश भाई। घर में दो फ्रूट्स होते तो एक अच्छा है एक अच्छा नहीं। मेरे बच्चे का फ्रेंड आ गया और दोनों को दो फ्रूट्स देना है, तो कैसे देंगे हम? अच्छा दिखने वाले सुपर एक्सीलेंट होने वाले पीस को अदर बच्चे को देते, हमारे बच्चे को समझाते हम, लेट हिम टेक दैट वन, लेट अस सैटिस्फाई दिस ओनली। वो तो अन्याय दिख रहा है मुझे। Now after listening these all, if we want to serve the other boy also equally, we have to make it half, the best piece to make it half and equally distribute to both of them। क्या मेरे? हाँ ठीक है ना, ठीक है। दीदी खुद के साथ अन्याय मतलब क्या? मतलब ये तो परस्परता में हो गया। हाँ, अगर अन्याय नहीं समझ में। माई और मेरे बच्चे ऐसे देखो तो खुद के साथ, और हमारे बच्चे के साथ, या मतलब यदि तो हमारा बच्चा नहीं है, अनन्यता हमारा बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा है, इक्वली बैलेंस स्टेट में दिखे तो बोथ को इक्वली हम देखे तो ऐसा नहीं होगा। अभी अभी समझ में आया। सरल भाषा में कहूँ ना तो संबंध है ना, औरों को खुश रखने में हम अपने मन को जो है ना खुद को नाराज करते हैं, अपना मन मार के जो है औरों को खुश करते रहते हैं ना समझे की स्थिति में।
कि चलो ना संबंध बना रहे हैं, हम ये मानते हैं कि औरों को खुश रखने से संबंध बना रहेगा, और इसमें हम थोड़ा जो है थोड़ा सहन कर लेते हैं। हम मानते हैं कि ये है ना, संबंध में सहन करना तो मतलब ये जरूरी है ना? तो ये खुद के साथ अन्याय है। सुनील भाई। हाँ भैया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समझदारी की स्थिति में ऐसा होता नहीं है। समझदारी की स्थिति में व्यवस्था को ध्रुव बिंदु रखते हुए हम जो है संबंध का निर्वाह करते हैं, है ना? ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। हाँ जी। फिर आगे है विहार ही आचरण के रूप में प्रत्यक्ष है। और फिर विहार का परिभाषा दिया है कि श्रम के हरणार्थ की गई प्रक्रिया ही विहार है। तो जिसमें श्रम समाप्त होता है वो क्रिया, चाहे वो विचार की क्रिया हो, व्यवहार की क्रिया हो, या जिसको अपन व्यवसाय की क्रिया कह रहे हैं, यदि उसमें श्रम कम होता है ना, श्रम का हरण होता है, उसको विहार करें। तो जैसे यदि विचार समाधानात्मक होता है तो विचार का श्रम कम होता है, यदि व्यवहार में न्याय होता है तो व्यवहार का श्रम कम होता है, और यदि प्रकृति में जो उत्पादन है वो नियम के नियमानुसार होता है, तो इसीलिए जो नियम त्रय का जो आचरण है ना, उसी को अपन कहेंगे कि वो श्रम के हरणार्थ किया गया जो है विहार है, ऐसा है। फिर आशा, आकांक्षा, आवश्यकता, अनिवार्यता के रूप में चरितार्थता ही आचरण है। जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है, इसको थोड़ा सा कोई बताएगा योगेश भाई? जो हाँ भैया, इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है, ऐसा लिखा है। ये मैंने लिखा है ऐतिहासिक अर्थवत्ता नियति क्रमानुसंगी निष्पन्न होती है। तो ऐतिहासिक अर्थवत्ता का तो मतलब यही है कि जो प्रकृति में विकास क्रम, विकास ही नियति क्रम है, और नियति क्रमानुसंगी ये जो अर्थवत्ता है उसको वो कह रहे हैं कि वो ऐतिहासिक है ना। और ऊपर जो लिखा है आशा, आकांक्षा, आवश्यकता, अनिवार्यता पूर्वक की चरितार्थता ही आचरण है, जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है। बताइए, इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है, क्या बोलना चाहते? फाल्गुनी बहन कुछ बता रही, आप बताइए ना। हाँ, आप बताइए। हाँ भैया, मैंने पूरा सुना नहीं, क्या क्या है प्रश्न? प्रश्न नहीं है, इसमें लिखा है आशा, आकांक्षा एवं आवश्यकता या अनिवार्यता पूर्वक ही चरितार्थता ही आचरण है, जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है, ऐसा लिखा। अच्छा, इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है, इसका क्या आशय निकलता है आपके हिसाब से? अच्छा, या फाल्गुनी बहन बता सकते हैं तो वो भी बताएं। हाँ भैया, इसमें हाँ, ऐसा लिखा बताइए। है कि इतिहास में क्या क्या काम हुआ है। आवश्यकता यानी कि भौतिक जो भी क्रियाकलाप हुए वो आवश्यकता से गिना जाता है, और अनिवार्यता मतलब बौद्धिक और आध्यात्मिक लेवल पे क्या क्या काम किया गया है। तो सही अर्थ में जिसकी जरूरत है हमें आवश्यकता से और अनिवार्यता से, वो जो चरितार्थ हुआ है वही इतिहास है, और कोई इतिहास नहीं है कि क्या युद्ध हुआ, क्या संहार हुआ, वो सारी इतिहास नहीं कहा जाता है। इतिहास वही है जो हमें आवश्यकता अनिवार्यता के रूप में, जो आचरण के रूप में हमें संस्कृति संस्कार के रूप में जो मिला है, उसी को हम इतिहास कहेंगे, ऐसा लगता है भैया। हाँ, इसमें क्या है कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, आशा, आकांक्षा, आवश्यकता और अनिवार्यता। तो जो आशा है वो जीवन में होती है, आकांक्षा अमानवीयता में रहती है ना। जो सुख की आकांक्षा मानवीयता में रहती है, और जो आवश्यकता और अनिवार्यता है वो मानवीयता और दिव्य मानवीयता। तो यही इतिहास के अर्थ में है, तो अपन करें इतिहास। आपको याद है ना, पिछले अध्याय में कहीं पढ़ा था, पिछले से पिछले अध्याय में। हाँ भैया। जिसमें आशा, आकांक्षा और आवश्यकता इसको डिफाइन किया था, और उसमें ये लिखा था कि आशा जो है जीवन में होती है, और जो आकांक्षा है वो भ्रमित मानव में होता है। आवश्यकता मानव में होती है, और जो अनिवार्यता है वो दिव्य मानव में होती है ना। तो ये तीनों स्थितियों में
है ना, जो पूर्वक यानी इनके साथ की गई जो चरितार्थता ही आचरण है, जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ होता है, यानी इसी यही इतिहास है। क्रम से हाँ अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव हाँ मानवीयता, दिव्य मानवीयता, इस हाँ तरीके से, है ना। सही बात है। इसी को वो कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक अर्थवत्ता है ना इसमें, जो हाँ वो नियति क्रमानुसंगीय निष्पन्न होती है ना। हाँ मतलब जो नियति क्रमानुसंगीय तरीके से निष्पन्न होती, यानी हाँ पहले मानवीयता, फिर उसके बाद देव मानवीयता, फिर दिव्य मानवीयता। हाँ फिर ये लिखा है कि प्रकृति का विकास क्रम ही नियति क्रम है ना। तो प्रकृति में विकास क्रम नियति क्रम है, और ये विकास कहाँ तक है, तो जागृति पूर्णता तक है ना। हाँ फिर आ विकास गया प्रत्येक जागृति, हम्म विकास क्रम विकास, हम्म, जागृति क्रम जागृति, यही। यही पूरा विकास है जिसको अपन कह रहे हाँ तो भैया हैं, प्रकृति का विकास। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मतलब जो आप कह रहे हो उससे ये निष्कर्ष निकल सकता है कि मानवीयता और अति मानवीयता के अर्थ में जो भी है वो जो सार्थक वही इतिहास है, वही सार्थक है और वही इतिहास है जी ना। जो जी। निरर्थक है ना, हाँ आज के इतिहास में तो जो निरर्थक है उसको भी इतिहास कह रहे हैं है ना। बाबा जी कह रहे हैं कि जो निरर्थक है वो इतिहास नहीं है। मानवीयता अति मानवीयता के अर्थ में जो सार्थक चीजें है वही इतिहास है। जी। ठीक ठीक बात। इतिहास का परिभाषा है, इतिहास का परिभाषा देखा आपने? इतिहास का परिभाषा जो बाबा जी के अनुसार मध्य दर्शन के, इंगित अपेक्षित फल परिणामों का काल निबंध परंपरा का आकलन। दूसरा परिभाषा है विगत की कृतियों एवं घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध किया गया आकलन। ये दो परिभाषा। तो जो विगत की कृतियां क्या है, तो मानवीयता है। उससे पूर्व क्या है, तो अमानवीयता है। उससे पूर्व क्या है, तो अपन जा सकते हैं पदार्थावस्था तक, है ना। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ज्ञानावस्था में भ्रांत ज्ञानावस्था, और फिर भ्रांता भ्रांत ज्ञानावस्था, फिर निर्भ्रांत ज्ञानावस्था। इसी को इतिहास कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है योगेश भैया। हाँ भैया बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी हाँ हाँ, जी। इसके बाद मैंने ये कहा कि अभी पिछले अध्याय में ये बताया था कि आशा जो है जीवन में होती है, आकांक्षा जो है भ्रमित मानव में होती है, और जो आवश्यकता है वो मानव में होती है, और जो अनिवार्यता है वो दिव्य मानव में होती है। ये स्मरण में है कि नहीं है? हाँ जी योगेश भाई, फाल्गुनी हाँ जी बहन जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ भैया। भैया ठीक बात है भैया। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। ठीक है भैया ठीक। आपकी आवाज तो आ रही है भैया। सुनील भाई आवाज आ रही है आपकी? मुझे किसी आपकी की आवाज आवाज नहीं आ आ रही। रही है भैया, आपकी आवाज आ रही है। हाँ लेकिन हमारी आवाज भैया को नहीं पहुंच रही शायद। हाँ जी हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, तो भैया को बताना पड़ेगा कि एक हाँ बार कर देते हैं। फिर से लॉगिन करिए।
हाँ जी, हाँ भैया। मैं ये कह रहा था कि स्मरण में है ना ये हाँ भैया। आवश्यकता अनिवार्यता को जो है। और एक बार होमवर्क ठीक से करने के बाद हम हाँ जबरदस्त बोलेंगे। ये इसमें दिया है, कौन सा अध्याय है ये? अध्याय मेरे ख्याल से है 31 में ही है ना? 31 में दिया है। तो इसमें लिखा है मूल्यानुभूति की आस्था जीवन के साथ है, आकांक्षा भ्रांत ज्ञानावस्था के साथ है, और अनिवार्यता जो है भ्रांत ज्ञानावस्था के साथ अभिव्यक्त होती है, ऐसा लिखा। और इसी को लिखा है गठन पूर्णता पूर्वक संवेदनशीलता आशा आकांक्षा आवश्यकता अनिवार्यता के रूप में प्रकट हो। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो यही उसका क्रम है, जो क्रम है ना, तो उसका क्रम यही है, आशा आकांक्षा आवश्यकता अनिवार्यता, है ना। तो सबसे पहले जीवन में आशा रहती है, इसके बाद भ्रांत जो जीवावस्था में भी आ जाती, क्योंकि जीवन में रहती है ना, तो जीवावस्था में जीने की आशा रहती है, वही मानव में सुख की आशा रहती है। तो जो भ्रांत ज्ञानावस्था है उसमें आकांक्षा के रूप में रहती है, और जो भ्रांत ज्ञानावस्था है उसमें आवश्यकता अनिवार्यता के रूप में रहती है। पूर्वक ही चरितार्थता ही आचरण है, मतलब इसके साथ जो चरितार्थता है वही आचरण है, जो इतिहास के अर्थ में चरितार्थ है। फिर लिखा है कि ऐतिहासिक अर्थवत्ता नियति क्रमानुसंगीय निष्पन्न होती है ना। नियति क्रम के अनुसंगीय जो है वो अर्थवत्ता क्रम से निष्पन्न होती है, यानी जिसको अपन कह रहे हैं कि विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति के रूप में। फिर है प्रत्येक मनुष्य की रुचियां आचरण में अभिव्यक्त होती हैं। रुचियां जो है संवेगानुरूपी और संवेग मूलक प्रवृत्ति के रूप में, और मूल प्रवृत्तियां, तो ये जो अपन रुचियों की बात कर रहे हैं ये संवेगानुरूपी और संवेग मूलक प्रवृत्तियां जीवन में होती हैं। फिर जब मूल प्रवृत्तियां संस्कार मूलक प्रक्रिया के रूप में द्रष्टव्य होती हैं, ये विचारों में हो गई, जिसको हम लोग असंग्रह आदि बोल रहे हैं ना। फिर इसके बाद है संस्कार अनुसंगीय आचरण, यानी ये मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जो आचरण है विशेषतः स्वयं की तृप्ति के लिए प्रयोजित होता है, जबकि व्यवहार प्रधानतः परितृप्ति के संदर्भ में होता है। तो आचरण जो है स्वयं की तृप्ति के लिए है, और जो व्यवहार है वो परितृप्ति के लिए। हाँ जी, कोई बोल रहा था। हाँ भैया, इसको ये संवेगानुरूपी, ये संवेग को कैसे समझेंगे भैया? मतलब ये जो आशा या आकांक्षा आवश्यकता पूर्ति करने के अर्थ में जो जीवन क्रियाओं का गतिशील होना वही संवेग है, उसी को संवेग है। तो वही संवेग जो है फिर बाद में मूल प्रवृत्तियों के रूप में आता है, जिसको अपन मूल प्रवृत्ति संस्कार मूलक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ये जो मूल प्रवृत्तियों के रूप में जो संस्कारों की स्वीकृति होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले रुचि हो गई,
मतलब जो हम आशा, आकांक्षा, आवश्यकता, अनिवार्यता के रूप में सुख पूर्वक जीने के रूप में, है ना, उस सुख पूर्वक जीने के रूप में जो जीवन क्रियाएं गतिशील होती हैं, उसको कह रहे हैं कि ये संवेग मूलक प्रवृत्ति है ना। यही संवेग मूलक प्रवृत्ति विचार में आती है, तो वैचारिक मूल प्रवृत्ति संस्कार के रूप में, संस्कार मूलक प्रक्रिया के रूप में द्रष्टव्य होती है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि, और फिर ये जो संस्कार है वो आचरण में आता है ना, जो स्वयं की तृप्ति के लिए प्रयोजित होता है। तो इसका जो क्रम है वो ऐसा ही है कि संवेग है, संवेग से वैचारिक मूल प्रवृत्तियां हैं, वैचारिक मूल प्रवृत्ति से संस्कारानुबंध आचरण है, इसी से स्वयं की तृप्ति है। तो ये है। जबकि व्यवहार की जब बात आती है तो व्यवहार परस्परता में होता है ना, तो इसलिए उसमें परितृप्ति, जबकि व्यवहार प्रधानतः परितृप्ति के संदर्भ में संपन्न होता है, और स्वयं में तृप्ति मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के पालन में सर्वसुलभ होती है। स्वयं में तृप्ति अमानवीयता की सीमा में सुलभ नहीं है। अमानवीयतापूर्ण मूल प्रवृत्तियां भय से मुक्त नहीं है, भय स्वयं में तृप्ति का साधन नहीं है। इसीलिए ये जो जिसको अपन आचरण कह रहे हैं वो मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जो किया गया आचरण है उसकी बात कर रहे हैं। मूल प्रवृत्ति का मतलब है जिसको अपन असंग्रह, बौद्धिक नियम, हाँ, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय बोल रहे हैं ना, बौद्धिक नियम जिसको कह रहे हैं। तो बौद्धिक नियम के अनुसार जो आचरण क्रिया है उसी में जो है स्वयं में तृप्ति होती है, और स्वयं में तृप्ति के लिए जो विचार क्रिया है उसी को विहार करें। और इसके बाद जो व्यवहार के रूप में जब वो होती है नियम त्रय के पालन के रूप में, तब भी वो विहार है, जिसको विहार करें, है ना। और इसी तरीके से उत्पादन के अर्थ में जो होती है वो भी विहार है, क्योंकि उससे क्रमशः जो है मानव के श्रम के हरण होता है। तो जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं विहार का मतलब है मानवीयतापूर्ण आचरण, है ना। मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में विचार, व्यवहार और व्यवसाय का होना, है ना, उसकी निरंतरता का होना, यही मानव में श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया है, यही विहार है। तो इस रूप में बाबा जी ने विहार को, विहार से पहले जो बात हुई है वो अनुभूति है ना। अनुभूति केवल जीवन में ही होती है, इसको अपन कह रहे हैं वो जीवन में अनुभूति। और जब विहार की बात है तो मानव का जो विचार की गति है, व्यवहार की गति है, और जो उत्पादन की गति है, उस रूप में विहार है। तो फिर हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अमानवीयतापूर्ण मूल प्रवृत्तियां भय से मुक्ति नहीं है, और भय स्वयं में तृप्ति का साधन नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीयतापूर्ण पद्धति से ही विचार को विश्राम के लिए एकमात्र शरण स्थली है ना। तो जिसको अपन कह रहे हैं कि समाधान ही विश्राम है, ऐसा अपन बोल रहे हैं ना। उसी को यहाँ का मानवीयतापूर्ण पद्धति से किया गया विचार ही विश्राम के लिए एकमात्र शरण है। और विहार का परिभाषा है श्रम के हरणार्थ की गई प्रक्रिया ही विहार है, ऐसा है। तो मानवीयता सहज आचरण पूर्वक भय का अभाव होता है, समाधान और समृद्धि का अभाव होता है, का भाव होता है। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जब हम जीते हैं तभी जो है श्रम नहीं है। यदि हम समस्या में और अभाव में जीते हैं तब श्रम है, ऐसा। तो इसलिए श्रम के हरण के अर्थ में किया गया आचरण ही विहार है, विहार के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो अभी ठीक हो गया, ये स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया मतलब समाधान समृद्धि की स्थिति में तो फिर जो कुछ भी करते हैं सब विहार ही है, ऐसा ही हुआ। वो सब विहार है, हाँ, यदि वो मानवीयता के अर्थ में है। हाँ, अगर समाधान यदि वो समृद्धि, अमानवीयता के अर्थ में है, यानी अमानवीय मूल प्रवृत्तियों के अर्थ में जो भी आचरण है ना, वो सब जैसे वो श्रम है, वो सब श्रम है, समस्या है ना, पीड़ा है, दुख है, अतृप्ति है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है।
तो उसको विहार नहीं कह रहे हैं ना। ठीक बात है। मतलब मुझे तो लगता है कि समाधानित होने के अर्थ में भी श्रम हो सकता है, लेकिन समाधानित होने के बाद जो है श्रम नहीं है। एक बार समाधानित हो गए लेकिन तो फिर वही विहार समाधानित ही होने विहार है। के, बिल्कुल सही। तो वो कह रहे हैं कि जो यदि असंग्रह आदि प्रवृत्तियों के आधार पे हम आचरण करते हैं तो उसमें क्रमशः श्रम कम होता जाता है ना। ठीक बात है भैया। जैसे मान लो हम अहंकार के साथ व्यवहार करते हैं किसी के साथ और सरलता से व्यवहार करते हैं, तो सरलता से व्यवहार करते हैं उसमें श्रम नहीं है, अहंकार से करते हैं उसमें श्रम है। रहता है भैया। जैसे अज्ञान या अविद्या से कोई काम करते हैं और विद्या पूर्वक करते हैं, तो विद्या पूर्वक करते हैं उसमें श्रम नहीं है, विद्या के साथ करते हैं उसमें श्रम है, अविद्या के साथ करते हैं उसमें श्रम है ना। बिल्कुल भैया, एकदम तो साफ स्पष्ट होता है। हाँ, वैसे यदि हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो मानसिक थकान आती है ना, और यदि स्नेह रहता है तो थकान दूर होती है ना। बिल्कुल। तो इस तरीके से विहार को उन्होंने एक नया अर्थ दिया है मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से, हाँ भैया, है ना। प्रचलित और परंपरा वो, में विहार। हाँ जी। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, पूरा नहीं नहीं, करिए। ये तो अभी आपने बताया ना। प्रचलित परंपरा में विहार मानी जो है मनोरंजन के अर्थ में जो भी है वो विहार है। हाँ, घूमना फिरना है ना, घूमना इधर फिरना, उधर। हिल स्टेशन जाना, होटल जाना, क्लब जाना, है ना, वो नहीं सब भैया, विहार। जैन 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 साधुओं जो विहार करते हैं उसे भ्रमण भी कहते हैं। धर्म प्रचारार्थ करता हुआ जो साध्वी जी होते हैं वो विहार बोलते हैं अपने एक एक गांव से दूसरे गांव जाने में। हाँ भैया, आप जो जैनों कह में रहे हो, लेकिन योगेश यहाँ भैया यहाँ है। जो बात हो रही है ना, श्रम हरणार्थ प्रवृत्ति के रूप में हाँ, विहार क्या है। श्रम श्रम यानी मैं समझता हूँ कि बाबा जी जो कहते हैं कि जागृत अवस्था में मानव जो भी करता है उसे करने का भाव होता है, करने का भाव नहीं होता, थकान नहीं होती, वो साहजिकता से सहजता से होता है। अहंकार वश जो भैया बोलते हैं ना, जो मैंने किया या करना पड़ा, उसमें करने का भाव या थकान होती है, कर्ता का अभिमान होता है। ऐसा समाधान ही विश्राम है, ऐसा लिखा है। हाँ है। समाधानित अवस्था में मानव जो भी प्रवृत्ति अपने या व्यवस्था में भागीदारी जो करता है वो होती है उससे, उसका कोई करने का ऐसा कर्तापना या क्या कहते हैं, अहंकार का भाव नहीं होता, आनंद जी जी, मिलता है उससे करने का। ठीक है। ठीक है। बोले। फिर भी ठीक है, भैया, तो ये अगर हम शॉपिंग या पिकनिक ऐसे जाने के समय में वो थकान नहीं होता, रिटर्न करने के बाद थकान आती है ना। क्योंकि सफल नहीं होता ना, जिस अपेक्षा से गए थे वो पूरा नहीं होता, इसलिए थकान आता। हम्म। हम पिक्चर देखते हैं कि हमारा मनोरंजन होगा, हम हमारा मन प्रसन्न होगा, पिक्चर से बाहर निकलते हैं तो पता लगता है कि मन प्रसन्न नहीं हुआ, भारी हो गया। ऐसे ही Sometimes बाकी we चीज। have to do more work. अगर कोई फंक्शन हो या शादी हो, घर में हो, तो हम बहुत सारे काम करना पड़ता है। करने के हाँ, समय में कोई थकान नहीं आती, करने के बाद आती है, तब तो करने के आगे बाद इसलिए आती है ना क्योंकि जो है हम जिस अपेक्षा में करते हैं वो पूरा नहीं होता। हम्म। यदि वो अपेक्षा पूरी हो जाती है तो आराम लगता है। या लेकिन हम यहाँ उससे उससे रेगुलरली। आगे की बात बोल रहे हैं, ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं उससे बहुत आगे की बात करें कि जो ओके ओके। मानव जाति में जो विचार क्रिया है, यदि वो समाधान के साथ है तब उसमें श्रम नहीं है। तो समाधानात्मक जो विचार है वो मानव परंपरा में श्रम को हरण कर लेता है ना। उसी तरीके से न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो श्रम का हरण कर लेता है, और नियम पूर्ण उत्पादन जो है वो श्रम का हरण कर लेता है। इसलिए नियम त्रय का जो आचरण है ना, उसी को वो कह रहे हैं कि वो विहार है।
नहीं तो विहार नहीं है ना, वो समस्या है फिर, है अतृप्ति है ऐसा। ठीक है। ओके। फिर आहार की बात है कि आहार जो है शरीर पोषण की सीमा तक ही है ना, तो शरीर जो है वो विहार व्यवहार उत्पादन का साधन है, तीनों के लिए शरीर ही माध्यम है, इसीलिए शरीर के पोषण के लिए जो है आहार है। अमानवीयता की सीमा में आहार ही महत्वपूर्ण आकांक्षा के रूप में दृष्टि होता है। तो जो अमानवीयता की सीमा में जो लोग रहते हैं उनकी जो मूल आकांक्षा है वो केवल आहार है, यानी वो खाने के लिए जीते, जीने के लिए नहीं खाते हैं ऐसा। मानवीयता में व्यवहार एवं अति मानवीयता की सीमा में आचरण ही सर्वोच्च उपलब्धि है। आहार विहार एवं व्यवहार की एकात्मकता ही जीवन में तृप्ति है, इसमें अंतर विरोध ही अतृप्ति है। अतृप्ति शिक्षा का विषय नहीं है, इसलिए तृप्ति ही शिक्षा के लिए विषय वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी अंश में शिक्षक एवं शिक्षार्थी है जो प्रत्यक्ष है। इस पद्धति से यह निष्कर्ष मिलता है कि मानवीयतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार निर्वाह करने के योग्य अथवा सहायक रूप में ही आहार का सेवन सर्वोचित रहेगा। ठीक है, तीनों चीजों को स्पष्ट कर दिया, आहार विहार और व्यवहार। ठीक है पाठक जी, हाँ जी। ये क्योंकि चैप्टर जो है ना पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है और पिछले चैप्टर में संस्कार की बात की गई थी। संस्कार का मतलब है जो मानव क्योंकि शरीर के साथ ही है जी, तो जो शरीर निर्माण का कार्य है वो गर्भ संस्कार से चालू हो जाता है और मृत्यु तक है। मृत्यु तक है, तो 8 या 9 तरह के वो संस्कार बनते हैं। तो जो अभी अपन फिलहाल बात कर रहे हैं ना विहार की, विहार का मतलब है मनोरंजन या जैसी जो भी बातें कर रहे हैं अपन, तो वो नहीं, ये नहीं है, मनोरंजन नहीं है बिहार का। मनोरंजन नहीं है, लेकिन मनोरंजन जैसे अभी अपने एक समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए एक गांव में रहते हैं मान लो, तो ये 9 तरह के उत्सव जो बताए उसमें ये रहेंगे उसमें। हाँ जी, रहेंगे। उसमें हम आहार भी करेंगे, हाँ, और विहार भी करेंगे और व्यवहार भी करेंगे। हाँ। तो वो जो आहार है वो लास्ट के पैराग्राफ में बताया हुआ है, और जो विहार है वो जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, विहार का मतलब है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। और समाधान समृद्धि पूर्वक जो है नियम तरह के बगैर अपन जी नहीं सकते, मतलब नियम तरह के और मूल प्रवृत्तियों के, हाँ मूल प्रवृत्ति संस्कार मूलक प्रक्रिया के नहीं, नियम त्रय में मूल प्रवृत्ति आ गई ना, उसमें बौद्धिक नियम आएंगे तो उसमें मूल प्रवृत्ति इंक्लूडेड है। बौद्धिक नियम में मूल प्रवृत्तियां इंक्लूडेड है कि नहीं? जो 5 मूल प्रवृत्ति आ गई ना, हाँ, बौद्धिक नियम में आ गई मूल प्रवृत्ति। अच्छा, और इसके मतलब व्यवहार का मतलब है जब अपन ये जैसे खाना पीना भी कर रहे हैं, समाधान समृद्धि पूर्वक जी भी रहे हैं, 9 उत्सवों को भी मना रहे हैं, और एक गांव में हर रोज इस टाइप के उत्सव रहेंगे। किसी बच्चे का जन्म संस्कार का हो रहा है, किसी में जो है ना नामकरण संस्कार चल रहा है, कहीं शिक्षा संस्कार वो चल रहा है, मतलब हर टाइम हर दिन उत्सव होगा, मतलब अगर अपन इमेजिन करें ना उस तरीके से। और अभी भी अपन करते हैं वो, अभी अपन उत्सव की जगह पे एक तरह का नाटक करते हैं, है ना, इसलिए अपन उसमें थकान होती है अपने, और वो दिखावा ही होता है, सार्थकता नहीं होती है, सार्थकता नहीं रहती। अच्छा, अब जोड़े अपन तो बेसिकली आदमी सुखधर्मी है, चाहे वो जागृत हो अजागृत हो कैसे भी हो, चाहे, है ना। हम होना सुखी चाहते हैं, और ये सब करके हम सुखी हो नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारी दिशा ही ठीक नहीं है अमानवीयता के अंदर।
तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज निरंतर सुख, वो जब हमें नहीं मिलता है तो थकान आती है। तो काम, जैसे एक बहन अभी बोल रहे थे ना, अभी उसके बाद में थकान आती है, बाद में थकान नहीं आती है, उसकी जब प्लानिंग करते हैं अपन तब से एक थकान आनी तब शुरू से होती हाँ है। सबसे और वो काम करते हुए भी अपन थकाते रहते हैं। और इसके साथ अगर अपन दूसरा नियम जोड़ें, जो मध्यस्थ दर्शन का मेन नियम है, जिसके पास जो होता है वो बढ़ता है। तो हम सुखी होके अगर कुछ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, तो सुख ही बढ़ता है उसमें। ये पहले से ही अपन दुखी मतलब है तो कहाँ से ये मैं इस चैप्टर को ऐसे समझ रहा हूँ। नहीं, आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में संस्कार की बात की है। हाँ। तो वो और जो संस्कार हैं वो संस्कृति को प्रकट करते हैं, क्योंकि उनमें संस्कार संस्कृति के अर्थ में ही है। यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार को भी संस्कृति के अर्थ में बताया है कि किन किन मूल्यों का निर्वाह जो है मरणासन्न व्यक्ति के साथ करना चाहिए, यहाँ तक किया है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि दूसरा संस्कृति बहुत ही सारे सभ्यता को अभिव्यक्त करती है। यदि ये संस्कृति है हाँ ना, तो वो सभ्यता को अभिव्यक्त करती है, और ये सभ्यता आहार विहार और व्यवहार के रूप में स्पष्ट बस होती बस है ना। बस बस इससे फालतू कुछ होता ही नहीं। अभी भी अपन कहते हैं ना, यार तेरे को खाने हाँ, की तमीज नहीं है, तेरे को बात करने की तमीज नहीं है यार, इसीलिए इतनी बात नहीं इसीलिए करेगी। जो आहार में भी उन्होंने यही बोला ना कि अमानवीयता में आहार ही मुख्य आकांक्षा रहती है। मतलब महत्वपूर्ण आकांक्षा यही है। मतलब शादी में जाते हैं तो हमको खाना खाना ये प्राथमिकता है, जी जी। व्यवहार का निर्वाह करना ये नहीं है ना। ऐसा तो तो मानवीयता में आहार ये मोटा पोषण के मोटी, अर्थ में। जैसे अपन ने पहले पठन किया था शुरू में 2004 जो संस्करण था ना अपने पास, हम्म नहीं ये इतने सारे चैप्टर्स नहीं थे, ये इतने सारे हाँ हेडिंग आ हाँ जाते थे बीच में, इससे भी हाँ हाँ काफी कंफ्यूजन हो जाता है एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ने के अंदर, हम्म। है ना। ये भी बाद में मेरे ख्याल कभी हुआ है, कब हुआ है। नहीं, तो ये किताब पहले से ही था, अपन ने जो पढ़ा था इसी किताब से पढ़ा था। ये काफी पुरानी है किताब, 2004 का है ये। नहीं नहीं 2004 का नहीं ये है भी ना। हो सकता है मेरे पास और पहले का होगा, इससे पुराना। मेरे पास पहला संस्करण था इसका, जिसमें टाइटल नहीं थे, वो था मेरे घर में जो हाँ, किताब थी ना उसमें था। ये अभी पढ़ रहे हैं वो 2018 मॉडल हम्म मुद्रित जो है 2018 में। नहीं, वो तो आप नहीं पढ़ रहा, मेरे पास पुराना है, 2004 वाला है पूर्व संस्करण अभी 2004। जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, 2004। उसमें है इतने सारे चैप्टर्स हैं क्या? हाँ है ना, ये 33वां चैप्टर है। उसके सबके टाइटल दिए, केवल उत्पादन ही मनुष्य के लिए जीवन सर्वस्व है। अगला जो है, अच्छा अगला 33वां जो है, थोड़ा पढ़ लें हाँ, क्या इसको अपन? ये तो स्पष्ट हो गया जो आपने कहा। अभी पढ़े हैं 20 मिनट अपने पास। अभी 20 मिनट है अपना, ये एक बार की रीडिंग हो जाएगी, फिर कल इसको अपन एक बार का पूरा नहीं हो पाएगा, लगता है काफी बड़ा है ये चैप्टर। चलो जितना पढ़ता है इसको फाइनल हाँ, देखना। तो केवल उत्पादन ही मनुष्य के जीवन का सर्वस्व नहीं है ना। तो ऊपर ऊपर आहार में ये कहा गया कि केवल आहार ही जो है ना वो आचरण नहीं है ना। आहार के लिए नहीं जीता, मानवीयता में व्यवहार प्रधान होता है। हाँ तो आहार का प्रयोजन केवल मानवीयता में शरीर पोषण है ना। और अभी हम लोगों की संस्कृति या सभ्यता में क्या हो गया है, खाना महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगर मान लो शादी बारात में खाना ठीक नहीं है, तो लोग कहते हैं यार फिर बुलाई काहे को था ये सब खिलाने के लिए, ऐसा हो गया है ना। तो इसलिए बेचारा जो बुलाता है उसको भी स्वाद का ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि उसको पोषण से मतलब नहीं, उसको पता है कि लोग। उसी तरीके से मानव परंपरा में केवल उत्पादन जो है वो जीवन का सर्वस्व नहीं है, जबकि अभी केवल उत्पादन जीवन का सर्वस्व हो गया है। वस्तु मूल्य के आधार पे समाज संरचना संभव नहीं, ऐसा कह रहे हैं। वस्तु मूल्य के आधार पे समाज संरचना नहीं होती। तो समाज जो है ना वो व्यवहार है, न्यायपूर्ण व्यवहार या समाधानपूर्ण विचार है, न्यायपूर्ण व्यवहार है। इस तरीके से समाज संरचना जो है वो मानवीयतापूर्ण आचरण में ही होती, केवल वस्तु मूल्य के आधार पर समाज संरचना नहीं। उत्पादन मनुष्य जीवन में एक आयाम है, आचरण को प्रस्तुत
करने हेतु पाई जाने वाली सीमा ही आयाम है। तो आचरण जो है ना, विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में और व्यवसाय के रूप में, है ना। तो उसमें से एक आयाम को करें कि वो उत्पादन है। फिर आयाम चतुष्टय संपन्न होने के कारण इन्हीं के आधार पर स्वस्थ समाज की संरचना होती है। यदि अपन स्वस्थ समाज की बात करें तो चारों आयाम में होना चाहिए, जिसको अपन अनुभव आयाम कह रहे हैं, विचार आयाम कह रहे हैं, व्यवहार आयाम कह रहे हैं और व्यवसाय आयाम कह रहे हैं। चारों आयाम संपन्न होने से ही, है ना, इन्हीं के आधार पर स्वस्थ समाज की संरचना होती है। यानी इन चारों आयाम में एक सूत्रता, तालमेल का होना, है ना, एकत्व का होना, तभी स्वस्थ समाज की संरचना हो सकती है। उत्पादन से समृद्धि होना पाया जाता है, अन्य आयामों के अभाव में वह निर्मूल्य हो जाता है। तो यदि मान लीजिए उत्पादन से समृद्धि होती है, लेकिन यदि मूल्यों का निर्वाह नहीं हो रहा है, यानी न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है, यानी व्यवहार निर्वाह नहीं करना है, तो उत्पादन निर्मूल्य हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं बचता। व्यवहार ही वस्तु मूल्य को समुचित पद्धति से संयत करता है, अर्थात व्यवहार में ही वस्तु मूल्य की प्रयुक्ति है, जिसकी सदुपयोगिता मानवीयतापूर्ण व्यवहार में सिद्ध होती है। अमानवीयता की सीमा में संपूर्ण समृद्धि पूर्वक उभय आकांक्षा से संबंधित सभी वस्तुओं के उपलब्ध रहते हुए मनुष्य की परस्परता में विश्वास के अभाव में वे सभी साधन समाधान के लिए प्रयुक्त होने में असमर्थ पाए जाते हैं। मनुष्य जीवन में चतुरायाम वरीयता क्रम में अनुभव, फिर विचार, फिर व्यवहार एवं उत्पादन। वैचारिक समाधान के बिना उत्पादन, विनिमय, उपलब्धियां, समाधान के बिना उत्पादन, विनिमय, उपलब्धियां, अनुभूति के बिना सत्य में अनुभूति व मूल्यानुभूति के बिना व्यवहार में अभयता नहीं पाई जाती। व्यवहार में अभयता ही वैचारिक समाधान का प्रधान कारण है। भय मनुष्य में निहित अमानवीयता ही है और यही प्रधान भय है। अमानवीयता ही प्रधान भय है। भय का तब तक रहना स्वाभाविक है जब तक मानवीयतापूर्ण सामाजिक संरचना अर्थात मूल्य त्रय पर आधारित सामाजिक संरचना ना हो, तब तक भय बना रहेगा, है ना। मानवीयतापूर्ण समाज संरचना का अभाव ही सामाजिक भय है। मानवीयतापूर्ण समाज संरचना का अभाव ही सामाजिक भय है। यही व्यक्ति, परिवार और वर्ग की सीमा में अधिमूल्यन करने की बाध्यता है। वर्ग भावनाएं दूसरे वर्ग के दलन, दमन एवं शोषण के लिए प्रयास करती हैं। यह परस्पर प्रयासी संघर्ष है, यही अंततोगत्वा युद्ध में परिणत होता है। इससे मुक्त होने का उपाय केवल मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ही है। ये चारों मानवीयता की सीमा में ही ध्रुवीकृत होते हैं, अर्थात अक्षुण्णता को प्राप्त करते हैं। फलतः मनुष्य की परस्परता में विश्वास, उनके इतिहास में गौरव, भविष्य के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं स्पष्ट रूपरेखा सिद्ध होती है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य नैतिकतापूर्ण आचरण, व्यक्तित्वपूर्ण व्यवहार करने, प्रत्येक परिवार उनके सहयोगी बनने और समाज प्रोत्साहन एवं संवर्धन करने योग्य होता है। यही मानव की वांछित उपलब्धि है। इसी व्यवस्था में मनुष्य के चारों आयाम की एक सूत्रता पाई जाती है। परस्पर आयामों में निर्विषमता ही एक सूत्रता का प्रत्यक्ष रूप है। यही स्वभाव गति का तात्पर्य है। ऐसी स्वभाव गति अथवा स्वभाव सिद्धि को पाने के लिए मानव अनवरत तृषित है। मानवीयतापूर्ण जीवन का कार्यक्रम ही जीवन में स्थिरता, न्यायप्रदायी क्षमता और अधिक उत्पादन, कम उपभोग योग्य क्षमता का उपार्जन है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में न्यायप्रदायी क्षमता का निर्माण होना संभव नहीं है।
न्याय प्रदायी क्षमता के बिना समाज संरचना एवं सामाजिकता का निर्वाह सिद्ध नहीं होता है। सामाजिकता के बिना मनुष्य सफल नहीं है। इस सत्यता से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने चारों आयाम की एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण जीवन यापन करने के लिए बाध्य, इच्छुक एवं त्रसित है। यह केवल मानवीयतापूर्ण शिक्षा अर्थात व्यवहार एवं व्यवसाय की संतुलित शिक्षा और व्यवस्था पद्धति से ही सफल होता है। यही नित्य मंगल एवं शुभोदय है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कोई चर्चा करना है? बताइए संदीप भाई। ये जैसे पढ़ना आपने शुरू किया था पाठक जी, तो आपने कहा हाँ था जी। कि जो है ना आचरण जिसको बोल रहे हैं वो विचार, व्यवहार और उत्पादन, मतलब जो 3 आयाम होते हैं आदमी के, हाँ। वो अगर अनुभव के ऊपर आधारित है तो मानवीयतापूर्ण आचरण है, अन्यथा अमानवीय आचरण है। हम हो जाएंगे। हाँ, अनुभव पे आधारित है तो अनुभव को मिला के 4 हो गए। मतलब है सहअस्तित्ववादी है। सहअस्तित्ववादी का मतलब है ये हेलो। 30 के 30 मूल्यों पर आधारित है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बताइए। हाँ, मैं ये कह अजीत रहा था भाई कुछ बोल। जी। आपको कह रहा था कि ये मानवीयतापूर्ण आचरण जो है ना, ये तीनों आयामों में अगर समाधान है हमारे, यानी कि जी समाधान पूर्ण हमारे विचार हैं, जी जी उसमें द्वंद नहीं है, जिसको अंतर्द्वंद जी। बोलते हैं। और अंतर्द्वंद का मतलब है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा जी नहीं पा रहा हूँ, इसको अंतर्द्वंद बोल रहे हैं। हम्म और न्यायपूर्ण अगर हमारा व्यवहार है, न्यायपूर्ण का मतलब जो मूल्य हम्म 30 मूल्य बताए हैं उन पे आधारित हमारा जो है ना, हम्म और नियम पूर्वक उत्पादन है, तो इसको अपन बोल रहे हैं आचरण, ठीक। मानवीयता। हम्म। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना, यही तो। तो इस चैप्टर का ऐसे ही मतलब बोला। ये उत्पादन को ही हम जो है ना बहुत कुछ माने रहते हैं। विचार आयाम और व्यवहार आयाम का जो है ना बाकी उसको छूट जाते हैं। हाँ। वो छूट जाते हैं। मतलब ये हमारी शिक्षा की हम्म अपूर्ण। हम्म, ठीक बात। इसमें उसी पे ध्यान दिलाया गया। हम्म ये चारों आयाम की जरूरत है, उसके बिना नहीं है। मनुष्य जीवन में चतुर आयाम है और उसमें भी वरीयता क्रम में अनुभव, विचार, व्यवहार, उत्पादन है। तो, ये लिखा है वैचारिक समाधान के बिना उत्पादन, विनिमय, उपलब्धियां नहीं है। अनुभूति के बिना सत्य में अनुभूति व मूल्यानुभूति के बिना व्यवहार में अभयता नहीं।
और व्यवहार में अभयता ही वैचारिक समाधान का प्रधान कारण है ना। फिर लिखा है कि भय जो है मनुष्य में निहित अमानवीयता ही है। तो मानवीयतापूर्ण सामाजिक संरचना तभी हो सकती है जब मूल्य त्रय पर आधारित जो है सामाजिक संरचना हो। तो केवल उत्पादन के आधार पे जो है सामाजिक संरचना नहीं हो सकती। अभी जैसे लोग इकोनॉमिक पॉलिटिक्स करते हैं ना, उसमें यही सोचते हैं कि केवल आर्थिक आधार पे ही समाज बन जाएगा। वो होता नहीं, वो बनता ही नहीं। फिर लिख रहे हैं कि वर्ग भावनाएं जो है उसमें भी जो है दूसरे वर्ग के साथ दलन दमन शोषण जो है वो चलता रहता है। अंततः वो जो है युद्ध में जाता है। उससे मुक्त होने का उपाय केवल मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था है। ये चारों मानवीयता की सीमा में ही ध्रुवीकृत होते हैं, अर्थात अक्षुण्णता को प्राप्त करते हैं। फलतः मनुष्य की परस्परता में विश्वास, उनके इतिहास में गौरव, भविष्य के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं स्पष्ट रूपरेखा सिद्ध होती है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य नैतिकतापूर्ण आचरण, व्यक्तित्वपूर्ण व्यवहार करने, प्रत्येक परिवार सहयोगी बनने, है ना, परस्परता में, परिवारों की परस्परता में सहयोगी बनने, और समाज जो है प्रोत्साहन संवर्धन करने योग्य होता है। यही मानव की वांछित उपलब्धि है। फिर इसी व्यवस्था में मनुष्य के चारों आयाम की एक सूत्रता पाई जाती है। परस्पर आयामों में निर्विषमता ही एक सूत्रता का एक स्वरूप है। यही स्वभाव गति है। स्वभाव गति को पाने के लिए मानव अनवरत त्रसित है। मानवीयतापूर्ण जीवन में स्थिरता, न्यायप्रदायी क्षमता और अधिक उत्पादन, भोग योग्यता का उपार्जन है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में न्यायप्रदायी क्षमता का निर्माण होना संभव नहीं है। न्यायप्रदायी क्षमता के बिना मानव समाज संरचना एवं सामाजिकता का निर्वाह सिद्ध नहीं होता है। सामाजिकता के बिना मनुष्य सफल नहीं है। इस सत्यता से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य सपने में चारों आयाम की एक सूत्रता पूर्ण जीवन यापन करने के लिए बाध इच्छुक एवं त्रसित है। यह केवल मानवीयतापूर्ण शिक्षा अर्थात व्यवहार और व्यवसाय की संतुलित शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति से ही सफल होता है। यही नित्य मंगल एवं शुभोदय है। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ करना है इस पे? और योगेश भाई, फाल्गुनी बहन, सुनीता बहन। नहीं भैया, ठीक है। सॉरी भैया, मैं तो ना बहुत ठीक से इन्वॉल्व नहीं हो पाई आज, क्योंकि कोई मीटिंग चल रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बस बाद में जितना टाइम मिला मैंने कहा केवल सुन लेती हूँ। दोबारा पढ़ूंगी फिर कुछ बात करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। योगेश भाई, कुछ आप बोलना चाहते हैं? ये जो अपन ने 1.5 पेज पढ़ा है इस पे। हाँ भैया, नहीं अभी तो कुछ ना भैया, अभी कुछ बोलने जैसा है नहीं। ठीक है सर। फाल्गुनी बहन, कुछ आप बताइए। ठीक है, सब क्लियर होता है। क्या ठीक है? मतलब थोड़ा बताइए क्या क्लियर है। नहीं भैया, जो आपने समझाया वो मतलब कि समझ में आता है। आपने जो समझाया वो समझ में आया, इस तरह से बोला। ठीक है। अच्छा, नहीं ठीक है। और संदीप भाई, क्या समझ में आया? जी भैया, ये वाले पैराग्राफ में क्या समझ में आया? सुशील भाई बताइए क्या? सुशील भाई। हाँ जी, हाँ जी। क्या समझ में आया? ये लगे कि जैसे कि अभी बात कर रहे थे ना, तो उसके अंदर में से ये 4 आयाम जैसे हैं, तो इसके अंदर में विचार आयाम के अंदर में वो समाधान रहना, और व्यवहार के अंदर में अपना वो मूल्य जो है पूरे के पूरे उसमें वो रहे, और व्यवसाय के अंदर में अपना व्यवस्था को लेकर के व्यवस्था के अंदर में किस तरह से भागीदारी रहे उसकी, और वो पूरी
और ये इस मतलब कि वरीयता कर्म से ही रहता है। तो मतलब कि अगर जैसे जैसे वो सह अस्तित्व के अंदर में अनुभव रहता है तो व्यवहार के अंदर में और फिर विचार के अंदर में, और विचार वही में समाधान हाँ वही समाधान व्यवहार में वही समाधान फिर हाँ तो वही वही समाधान। हाँ न्याय। तो बहुत बढ़िया। इसके अंदर में वही बोल रहे हैं कि जैसे केवल उत्पादन जो है वो अपने जीवन का सर्वस्व नहीं है। तो उसके अंदर में हाँ मतलब कि ये तीनों चीजें जो है, चारों चीजें जो है ना, चारों आयाम के अंदर में आपकी रहेगी ना, तो तभी मतलब स्वस्थ सहज समाज बनेगा। तो भी स्वस्थ बनेगा। तो इसके स्वस्थ अंदर में जो समाज बनेगा और सामाजिकता हाँ आएगी, असामाजिक संरचना। जी 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 वही। जी जी, और बताए जी। तो इसके अंदर में जैसे कि ये जो चीज है अपना इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना, जी तो उस चैप्टर के अंदर में ये संस्कार ही संस्कृति को प्रकट करता है, ये वाला 32 वाला चैप्टर था। इसके जी अंदर जी में वो ये आया था कि तीसरी लाइन थी इसके अंदर में, परस्पर व्यवहार में ही न्याय ग्राही प्रदायी वांछा सफल होती है। जी जी सेकंड लाइन में था, व्यवहार में एकात्मकता की प्रतीक्षा है, हाँ यही न्याय की याचना अथवा प्रत्याशा है। परस्पर व्यवहार में ही न्यायग्राही प्रदायी ग्राही प्रदायी वांछा अच्छा सफल। और सब। तो इसके अंदर में जैसे कि हम सब ये पढ़ तो रहे हैं और इसके ऊपर जी अध्ययन भी और अभ्यास भी चल रहा है सारा। तो जैसे हम आज के समाज के अंदर में जब हम रहते हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ रहते हैं, तो हमारी जो स्थिति है उसके अंदर में फिर इसकी गति आगे कैसे हो, मतलब कि जैसे अगर हम परिवार में हैं तो परिवार के अंदर में ये जैसे कि हम इसका पूरा पूरा आचरण में भी लाने की कोशिश करते हैं कि हमारा व्यवहार भी हो, उत्पादन के अंदर में भी ऐसा ही आए, हमारा विचार भी ऐसे ही हो। लेकिन जो तो स्थितियां हम जो बनती आचरण में लाते हैं ना, हम जो हम्म आचरण में लाते हैं उसकी सहज स्वीकृति होती है परिवार में। हम्म मतलब हम क्योंकि मानवीय आचरण नहीं करते हैं, उसकी अस्वीकृति होती है, इसलिए हमको तकलीफ होती है। जो भी अभी व्यवहार संबंधी तकलीफ है, हम्म उसका मूल कारण यही है कि हम मूल्यों के साथ नहीं जीते, शिष्ट मूल्य नहीं करते। हम्म जैसे हम सहयोग नहीं करते हैं, यानी परस्परता में सौजन्यता का निर्वाह नहीं करते, स्नेह का नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए संकट होता है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना कैसे करेंगे, तो कैसे क्या है, वो तो सहज स्वीकृति है। यदि हम सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं, सहयोग करते हैं, तो हम संबंध निर्वाह, ये सबको स्वीकार ही होता है ना, कौन इसका विरोध हाँ करेगा। कोई इसको ये थोड़ी कहेगा परिवार में नहीं नहीं ये नहीं कर सकते आप, ऐसा थोड़ी। हम्म। बल्कि यही प्यास है, मूल रूप से प्यास ही ये रहती है ना। तो इसीलिए तो जैसे इसमें आता है आसान, ना कि ये सहज है बहुत। हाँ नहीं, पूरा परिवार जो है उसके अंदर में इसी तरह से हो जाए और पूरा समाज इस तरह से हो जाए, तो उसके लिए प्रक्रिया फिर क्या होगी? पहले तो परिवार होंगे, है ना। हम्म परिवारों की परस्परता में शिक्षा के माध्यम से समाज में लोग व्यापीकरण कर, नहीं लोग तो जैसे व्यापीकरण से और अधिक परिवार तैयार होंगे, फिर नहीं उनमें जैसे जीने का कार्य। जैसे परिवार के अंदर में है और वो प्रौढ़ है और हम्म बड़े भी हैं, थोड़े एज में भी है, तो उन लोगों को शिक्षा भी अभी नहीं मिल रही है और वो तो शिक्षा मतलब कि जो मिलनी चाहिए थी वो जा चुकी है उनकी, तो अब एक तरह से। और वो तो जैसे या तो कोई व्यापार के अंदर में लगा है, कोई अपने धंधे में लगा है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर में कि उनके साथ किस तरह से कि ताकि हमारी भावना और हमारी, जैसे इन्होंने ये लिखा है कि हमारी न्याय की याचना अथवा प्रत्याशा तो है ही, तो उसको गति मिले और पूरा परिवार जो है इसके इसी तरह से समाधान, समृद्ध और अभय और सहअस्तित्व को भी पहचानने लगे। तो कैसे इसके साथ शुरुआत परिवार को, मतलब कि सारे परिवार को एक साथ लेके चल सके? नहीं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। जैसे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हम्म हैं वो किताबें नहीं हम्म पढ़ेंगे, हाँ लेकिन आप इनके जिए तो वो क्या करते हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसको स्वीकार करते हैं हम लोग, हम्म है ना। और उनके साथ प्रेम करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो क्या तकलीफ है। हर नहीं बुजुर्ग तो जैसे यही प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा ही जो कर लोग नहीं, बुजुर्ग का तो में हो गया। बैठा हुआ है कि हमारा सम्मान हो, हमसे लोग बातें करें, है ना। हम्म
बच्चे जो है उनके प्रति कृतज्ञ हों कि उन्होंने भी कुछ किया है समाज में। यदि हम उनसे कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि हमको कृतज्ञता नहीं पसंद है, हमको सम्मान पसंद नहीं, आप सम्मान मत करिए। बल्कि आपकी भाषा नहीं सुनेंगे, लेकिन यदि हम सम्मान करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, है ना? ऐसा, क्योंकि यही प्यास है ना, सभी की प्यास यही है। माता पिता जो है या बुजुर्ग परिवारों के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो केवल इतने ही तो चाहते हैं कि उनके बच्चे ये बात स्वीकार करें कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया है, मेहनत करी है। जैसे मैं अपना शेयरिंग आपके साथ करता हूँ, जैसे कि हम परिवार के अंदर में 17-18 लोग रहते हैं। हाँ। और मतलब कि हर तरीके से समृद्ध हैं, उत्पादन या बाकी और सभी चीजों के साथ समृद्ध हैं। मतलब कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, स्वस्थ भी हैं, सभी चीजें हैं। लेकिन ये जो एक अद्भुत खजाना हमें मिला है इस बाबा जी के रूप के अंदर में, जो कुछ भी ये है, और इसको देख करके ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग जो है इसी धरती पर यही हम उसका एंजॉय कर सकते हैं अपना, और उसमें रह सकते हैं। और वो एक जो गठन पूर्णता वाली हमें बात मिली है कि भाई अब तो हम ना जीना है ना मरना है, अब तो निरंतर रहना है। तो ये जो बात, ये जो चीजें जो इतनी मतलब कि गहराई वाली और इतनी, जो ना तो कभी आदर्शवाद के अंदर में थी और ना ही कभी भौतिकवाद के अंदर में थी, और ये जो एक अद्भुत खजाना मिला है, तो इसकी जो अंदर में तड़प और अंदर में प्यास रहती है कि पूरे परिवार के सभी लोग जो है किसी भी तरह से इसको कुछ थोड़ा सा समझ पाए, या इसके अंदर में कुछ इसकी शिक्षा कुछ इस तरह से हो पाए कि सभी साधन और सभी कुछ होते हुए भी वो लोग भी इसके अंदर में एक भागीदारी करने लगे या इसके अंदर में आ जाए। तो पर्पज ये है कि यहाँ किस तरह से शुरुआत हो उसकी, आचरण से ही शुरुआत। 30-40 साल के मतलब जैसे आपके आचरण में जितना गुणात्मक सुधार आएगा ना, उतना उनका आकर्षण बनेगा। फिर जैसे मान लो आपने कहा ना गठन पूर्णता की हमको एक खजाना मिला। एक्चुअली गठन पूर्णता तो केवल सूचना है, अभी ये खजाना है नहीं, है ना? ये सूचना है, बाबा जी ने एक सूचना दे दी। उससे पहले एक सूचना थी कि मानव जो है शरीर ही होता है, जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना? तो अभी ये दोनों सूचनाएं हैं हमारे पास। तो जो गठन पूर्णता की जो सूचना है और उस गठन पूर्ण परमाणु का जो वर्णन किया बाबा जी ने, आशा विचार इच्छा रितंद्रा प्रामाणिकता, है ना, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा। और फिर ये कहा कि ये अविभाज्य वर्तमान है ना? पहले परंपरा में कहा था मन अलग है, वृत्ति अलग है, चित्त अलग है ना, और आत्मा अलग चीज है ना, ऐसा बोला। बल्कि ये कहा कि मन ही समस्या पैदा करता है, इसलिए जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो फंसाता है, बांधता है ना। यहाँ कह रहे हैं कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की अविभाज्यता में जीवन नाम की एक चैतन्य इकाई है जो गठन पूर्ण परमाणु। बिल्कुल। अब ये सूचना है अपने पास, है ना, हम तो देख नहीं सकते। आप कितना भी मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा को 50 बार पढ़ लीजिए, उससे ये सिद्ध ही नहीं होता है कि वो अविभाज्य है। पढ़ने से नहीं, अपना आंख बंद करके कितना भी अपने अंदर में देख लीजिए, वो सिद्ध नहीं होता है। ये कैसे सिद्ध होगा? तो ऐसे सिद्ध होता है कि जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का जो सम्मिलित क्रियाकलाप है, वो आचरण में एकत्व के रूप में आता है ना? जैसे मान लीजिए हम ये जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा परावर्तित होती है हमारे व्यवहार में, जो भी इनका क्रियाकलाप है वो व्यवहार में परावर्तित होता है। किस रूप में होता है? तो आचरण के रूप में होता है। तो जब हम आचरण को समझते हैं तो पता लगता है कि आचरण में कोई भी हिस्सा ये नहीं होता है कि ये मन का हिस्सा है, ये मन वृत्ति का है, ये चित्त का है, ये बुद्धि का है, ये आत्मा का, ऐसा नहीं होता। तो आचरण जो है वो अविभाज्यता में ही होता है। जैसे आप मान लीजिए अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते मैं मन से कर रहा हूँ। तो उसमें मन भी शामिल रहता है, वृत्ति भी रहती है, चित्त भी रहता है, बुद्धि भी रहती है और आत्मा भी रहती है ना। सबके सम्मिलित योगफल में ही व्यवहार नाम की क्रिया होती है। और यदि हम व्यवहार में एकत्व को पहचान पाते हैं तो आत्मा ये जो जीवन है, जीवन की अविभाज्यता उसमें प्रमाणित होती है।
तब वो पूंजी बनती है, जिसको अपन पूंजी कह रहे हैं ना, कि हमको पूंजी हाथ लग गई। नहीं तो सूचना है ना, आप एक सूचना पढ़ के सुनाएंगे परिवार वालों को, वो दूसरी बता देंगे, गीता में ऐसा लिखा है, कोई ले आएगा उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है ना। तो हम कहेंगे कि नागराज बाबा जो है प्रमाणित थे, वो कहेंगे कि शंकराचार्य जी क्या प्रमाणित नहीं थे क्या? तो इससे अपन कहीं पहुंचेंगे नहीं, मतलब जिसको अपन कहते हैं ना, इस विधि से नहीं पहुंच सकते है ना। तो जैसे जैसे व्यवहार में एकत्व स्थापित होता है, वैसे इंटरेस्ट बनता है, लोगों का रुचि बनती है, अरे ये क्या चीज है, ये कैसे हुआ, है ना। और व्यवहार का जब विश्लेषण करते हैं तो समाधान स्पष्ट होता है। जैसे ही समाधान स्पष्ट होता है, वो पूंजी बन जाती है हमारी, और फिर लोगों का आकर्षण होता है, यार ये समझने लायक चीज है, इसको समझना चाहिए, फिर वो किताब पढ़ने तैयार होता है। यदि मान लो आचरण नहीं है, जैसे नागराज बाबा जी का, यदि हम लोगों ने आचरण नहीं देखा होता तो किताब तो सिरदर्द कर देती, इतना ज्यादा चीजें लिखी है ना। तो वो जो आचरण देखा ना, वो आचरण पाने की प्यास में किताबें पढ़ रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं ना। किताब को रटने के लिए उसको है ना मेमोरी करके दूसरों को सुनाना, ये सब श्रम साध्य कार्य है, ये थकाने वाला काम है ना। लेकिन हम किसी मानवीयतापूर्ण आचरण को हमने देखा है, उस आचरण को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इस प्यास की तृप्ति के लिए जो है हम ऐसी 1000 किताबें पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारी चिर पिपासा है ना, हमारी कई जन्मों की प्यास है। तो वो प्यास थोड़ी सी तृप्त हुई है ना, आचरण देख के, व्यवहार देख के, और ये जो रहस्य था ये थोड़ा सा हटा। जो परंपरा में बहुत सारा पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, बाबा जी का साहित्य पढ़ने से ऐसा लगा कि ये समझा जा सकता है ना, और जिया जा सकता है। तो जीना पहले है, समझना उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। फिर इसके बाद जब हम समझ जाते हैं तो जीना आसान होता जाता है, ऐसा। और क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे ही चाहता है ना, सबकी यात्राएं हैं। आपके परिवार में जो लोग हैं, जो हमारे इस पूरी पृथ्वी में मानव है, सभी की अनंत यात्राएं हैं। मतलब अपन कह नहीं सकते कौन सा जीवन जो है कब गठन पूर्ण हुआ और कब कितने जीवों से यात्रा करता हुआ मानव शरीर में आया, और मानव शरीर में भी कितनी यात्राएं हो गई। ना जाने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने गुरुओं के संपर्क में आया होगा, साधनाएं भी की होंगी, अपराध भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, है ना। कई जगह उसको उम्मीद भी बंधी होगी, उम्मीद टूटी होगी, ये सब उसकी यात्रा है। तो वो जो चिर पिपासा है, जिसमें वो सुखी होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है ना, वैचारिक समाधान चाहता है, भय से मुक्ति चाहता है, यदि ये हमारे आचरण में परिलक्षित होता है तो सब पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमको किसी को कन्विंस करने नहीं जाना है। हमारे विचारों में यदि वो दिखता है, तृप्ति दिखती है, हमारे विचारों में स्पष्टता दिखती है, हमारे व्यवहार में शिष्ट मूल्य दिखते हैं ना, और हम जब उत्पादन करते हैं, विधिवत करते हैं, है ना, नियम से करते हैं, तो सभी का आकर्षण होता है, भैया आप कैसे कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप नियम से खेती करते हो तो आपका उत्पादन अच्छा होगा और खेती सरल हो जाएगी। नियम के विपरीत करते हैं तो खेती होती नहीं, उत्पादन नहीं होता। थोड़ा भी मान लो आपने मौसम का गलत अनुमान हो गया, मिट्टी का गलत हो गया, कब पानी देना है उस समय पानी दे दिया जब पानी नहीं देना होता है ना। तो पानी वानी ये सब नियम होते हैं, इन नियमों के ज्ञान कोई विद्या कह रहे हैं ना। तो विद्या पूर्वक हम यदि उत्पादन करते हैं तो उत्पादन सहज हो जाता है। उत्पादन सहज होता है तो 25 लोग पूछेंगे आपसे आके, यार भैया आपका इतना अच्छा कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं होता है ना। तो जैसे ही हम समाधान संपन्न होते हैं ना, उत्पादन में, व्यवहार में, विचार में, तो हर व्यक्ति चाहता है, इसीलिए वो आता है दौड़ा दौड़ा आपके पास। आपके परिवार के लोग भी पूछते हैं, नहीं भी पूछते हैं तो ये स्वीकृति तो हो ही जाती है कि हमारा भैया जो है, हमारा बेटा जो है वो समझदार है, वो गलत नहीं है, अच्छा है,
इतना तो स्वीकृति हो जाती है, इसलिए फिर उसको व्यवधान नहीं डालता कोई। अभी भी यानी अमानवीयता के भी समय में जो सही लोग हैं उनको लोग तकलीफ नहीं देना चाहते। गलत लोगों के साथ लोग लड़ते झगड़ते हैं ना, सही लोगों को फिर भी प्रोटेक्ट ही करते हैं। अभी भी प्रवृत्ति यही है। तो यदि ये सही हमारे व्यवहार आचरण में आता है तभी सिद्ध होता है। जैसे मैंने कहा कि जीवन मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के रूप में अविभाज्य एक इकाई है। तो मन का परावर्तन, वृत्ति का, चित्त का, बुद्धि का, सबका परावर्तन होगा हमारे व्यवहार में। तो व्यवहार में यदि एकत्व को हम पहचान पाते हैं तब ये जो है जीवन की अविभाज्यता हमको सिद्ध होती है, अपने में प्रमाणित होती है। नहीं तो भाषा ही है, केवल हमने रट लिया है और रटी हुई चीजों को रिपीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सुनील भाई, सुशील भाई? मेरी आवाज आ रही है? पता ही नहीं लगता आवाज बंद। भैया जी, भैया आवाज आ रही है, काफी ठीक आ रही है। हाँ भैया, हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ सुनीता बहन ठीक बोल रहे हैं जी भैया, तो बहुत ही आपने सही बातें रखी एकदम। हाँ। सुशील जी? हाँ बहुत बढ़िया रहा। बीच में 1 मिनट के लिए कट गया था ये, बाकी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया रहा। हाँ बहुत 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 अच्छा रहा। वसुंधरा बहन समझ में आ रहा ना? भास्कर भाई, अजीत जी ठीक रहा ना? ठीक रहा। जी भैया। योगेश भाई कुछ बोलना है आपको? योगेश भाई कुछ और ऐड करना है आपको? योगेश भाई? हाँ भैया, नहीं ठीक है भैया। कुछ और ऐड करना है इसमें? नहीं नहीं, आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है भैया। जी जी, जैसे कुछ है नहीं अभी। तो फिर अभी आज यहीं रोकना। हाँ भैया, 10 बज रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्र बनाना है। कल अपन इससे हैं वो शिक्षा इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्र बनना है ना? हाँ, केंद्र बनना है, बनाना है गुजरात में। नहीं, बनाना क्या होता है? हम केंद्र बनते हैं ना तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी भैया। देखिए, यदि हमारे अंदर जागृति नहीं है और हम इकट्ठे होते हैं तो हम झगड़ा ही करेंगे। जी 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 भैया। और यदि हमारे अंदर जागृति है तो लोग इकट्ठे होंगे ही, जागृति की ओर दौड़ेंगे ही। उसके लिए हमको कोई श्रम नहीं करना। जी जी भैया। समझदारी नहीं है और आदमी इकट्ठा होगा तो लड़ेगा ही, ऐसा है ना? हाँ हाँ। और यदि समझदार है आदमी तो लोग इकट्ठे होंगे ही, क्योंकि सब समझदार के प्यासे हैं, सब समझदारी की प्यास है ना सबके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही। जागृति के लिए आकर्षण भी है। हाँ। लेकिन मैं आपका आशय समझ गया। आप कह रहे हैं कि अपन को केंद्र बनाना है, हम लोग बना रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी हम लोग एक दूसरे की समझदारी से थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं और हम लोगों में एक मैत्री बन गई है, आपस में एक मैत्री बन गई है। और हम लोग एक सभा विधि से आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। हाँ जी। और एक और उपलब्धि हुई है कि हम लोग सभा में बातचीत करके निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। और निष्कर्ष पे पहुंचने में कोई हड़बड़ी नहीं है। तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी कोई भी सामाजिक संस्था में ये होता है कि लोग झगड़ पड़ते हैं ना, मेरी बात सुनी नहीं, मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया, है ना, या ये सब फालतू की बकवासें चल रही हैं, ये सब। हम लोग अभी 10-12 सभा मीटिंगें कर लिया, इसमें कोई विरोध नहीं हुआ कहीं पर भी, है ना? हाँ भाई। तो मैं समझता हूँ ये होना ही जो है हमारी सफलता हो गई, केंद्र बन गया। जी भैया। है ना? तो उससे सफलता जो है दिखने लगती है।
और यदि हम आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या एक ही व्यक्ति के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उसमें झगड़ा होता है, उसमें टूट होती है ना। तो यदि सबका सामूहिक नेतृत्व है और नेतृत्व करने वाली जो वस्तु है वो जागृति है, व्यक्ति नहीं है। जी भैया। जैसा अपन ने इसी अभ्यास दर्शन में पढ़ा ना कि दर्शन क्षमता ही नेतृत्व है ना। तो यदि दर्शन ज्ञान का नेतृत्व प्रतिष्ठित होता है तो कभी भी विखंडन नहीं होगा, है ना। वो एकता ही बनेगी, सामाजिक अखंडता ही होगी, है ना। लेकिन यदि व्यक्ति पैसा, पद, रूप, बल, धन आदि प्रतिष्ठित होता है, उसका टूटना ही है। और वो तो हजारों साल से ऐसे ही होता ही रहा है, ऐसा रहा। में आ गया तो हम लोग सफल हैं। फिर ये जो है हम हमको प्रमाणित कर पाए। ठीक है भास्कर भाई। जी भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें सभी का योगदान है, सभी की समझ है, सभी की समझ इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक व्यक्ति के समझ के आश्रय में हम सामाजिक नहीं हो सकते, है ना। नहीं। सभी की समझ यदि वो न्याय में बदलती है तभी जिसको अपन स्वस्थ समाज कहते हैं उसका निर्माण होता है। जी भैया। इसको अपन सामाजिक संरचना कह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से ऐसे ही समझ में आ रहा है मुझे। बाकी योगेश भाई और सुशील भाई बता सकते हैं, उनका, सुनील भाई, उनका भी अनुभव है। नहीं भैया, बहुत ठीक बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया भैया, ठीक बताया। सुनील भाई आप भी बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस। हाँ भैया, अगर विचारों में एक रूपता है तो बन ही गया है ना। एक हो गए तो ये केंद्र ही है हर तरह से, और हर रीजन में केंद्र हो जाएंगे, मतलब एक रूपता। और उसी से अखंड समाज तक पहुंच जाएंगे। अखंडता। मैंने जो बात करी उसमें आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई अतिव्याप्ति दोष है? नहीं, एकदम बराबर है भैया। बाकी तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो कहीं भी खड़ा हो जाएगा अगर हम लोगों के विचारों में एक रूपता हो जाती है। और लक्ष्य सबका एक ही है, स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राह नहीं है। बहुत ठीक बात है योगेश भाई। हाँ भैया, ठीक है ना, अपन इस रास्ते पे चल पड़े हैं। अगर सुखी होना है तो यही एक रास्ता है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हरिहर। हरिहर, सबको हरिहर।